गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपन ने पढ़ा था, कल अपन ने बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में और फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत द्वारा व्याख्या भी की थी। ठीक है, फिर आज अपन पढ़ते हैं कॉम्पटन विस्थापन। क्या है? कॉम्पटन विस्थापन। कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन प्रभाव, यह प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, यह प्रभाव फोटोन की कणीय प्रकृति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या करता है। फोटोन की कणीय प्रकृति के बारे में और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या करता है। कॉम्पटन प्रभाव फोटोन की कणीय प्रकृति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या करता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में किसी निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को यथार्थ रूप से ज्ञात कर पाना असंभव है। यथार्थ रूप से ज्ञात कर पाना असंभव है। तो ये तो था हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, जिसकी व्याख्या कॉम्पटन प्रभाव द्वारा की जाती है। अब कॉम्पटन प्रभाव है क्या? कॉम्पटन प्रभाव है क्या? इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये कोई हल्की धातु या ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। अधातु, हल्की धातु या अधातु ग्रेफाइट। ठीक है। अब इस धातु पर या धातु की सतह पर एक वर्णी एक्स-रे विकिरण आपतित होती है। एक वर्णी एक्स-रे आपतित होती है। ठीक है, इसकी लैम्डा क्या है? निश्चित है। इस आपतित एक्स-रे विकिरण की लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य क्या है? निश्चित है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य निश्चित है। ये एक वर्णी एक्स-रे विकिरण जब हल्की धातु पर आपतित होती है तो ये क्या करती है? तो ये आपतित हुई, ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर थीटा कोण से विवर्तित हो जाती है। थीटा कोण से विवर्तित हो जाती है एक्स-रे। इसकी लैम्डा डैश, इसकी लैम्डा क्या है? लैम्डा डैश, विवर्तित तरंग दैर्ध्य। विवर्तित तरंग दैर्ध्य। एक बार वापस से समझा लेती हूं मैं कि जब लैम्डा निश्चित तरंग दैर्ध्य युक्त एक वर्णी एक्स-रे विकिरण जब हल्की धातु या ग्रेफाइट की सतह पर आपतित होती है तो यह विकिरण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर थीटा कोण से विवर्तित हो जाती है। थीटा कोण से विवर्तित हो जाती है। अब
विवर्तित विकिरण जो है, विवर्तित एक्सरे विकिरण जो है, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा से अधिक होती है। क्या बोला मैंने? विवर्तित एक्सरे विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा से अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो जब ये एक्सरे विकिरण धातु की सतह पर आपतित होगी, जब ये एक्सरे विकिरण धातु की सतह पर आपतित होगी, तो इस विकिरण की कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अलग कर उसको निष्कासित करने में खर्च हो जाती है, जिससे क्या होता है? ये विवर्तित होने वाली विकिरण की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे विवर्तित होने वाली विकिरण की ऊर्जा कम हो जाती है। और हम जानते हैं कि ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में क्या होता है? कौन सा रिलेशन होता है? व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। तो अब इस विवर्तित विकिरण की ऊर्जा कम हो गई तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी। अतः विवर्तित एक्सरे विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश जो है वो आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। इसे ही क्या बोलते हैं? कॉम्पटन विस्थापन। इसे ही बोलते हैं कॉम्पटन विस्थापन, ठीक है, या कॉम्पटन प्रभाव। इसे ही क्या बोलते हैं? कॉम्पटन प्रभाव। अब तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन जो है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? कॉम्पटन विस्थापन। तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। ये डायग्राम में 1 मिनट हटा लेती हूँ थोड़ा सा। तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कॉम्पटन विस्थापन, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कहलाती है। कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या? तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन क्या था कि विवर्तित एक्सरे विकिरण की तरंग दैर्ध्य आपतित एक्सरे विकिरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक थी, तो तरंग दैर्ध्य में यह परिवर्तन कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कहलाता है, ठीक है। अब लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से अधिक है, अतः हम तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कैसे दर्शा सकते हैं? तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन डेल्टा लैम्डा, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होगा, ठीक है। ये हो गया तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन या कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य। अब इस समीकरण की सहायता से अपन इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस समीकरण की सहायता से कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जाती है। अब कॉम्पटन विस्थापन ज्ञात करने के लिए, कॉम्पटन विस्थापन ज्ञात करने के लिए विवर्तित एक्सरे विकिरण, कॉम्पटन विस्थापन ज्ञात करने के लिए विवर्तित एक्सरे विकिरण और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर मानकर, इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर मानकर ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम के आधार पर इसकी या इसका निर्धारण किया जाता है। क्या बोला? क्या था कि कॉम्पटन विस्थापन ज्ञात करने के लिए विवर्तित एक्सरे विकिरण या कॉम्पटन विस्थापन ज्ञात करने के लिए एक्सरे विकिरण और इलेक्ट्रॉन के मध्य, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर मानकर, प्रत्यास्थ टक्कर मानकर ऊर्जा संरक्षण नियम तथा संवेग संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम व संवेग संरक्षण नियम के आधार पर संवेग संरक्षण
नियम के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है, फिर आपतित विकिरण की कुल ऊर्जा अपन कैसे निकालेंगे? जो विकिरण आपतित हुई थी धातु की सतह पर, उसकी कुल ऊर्जा अपन इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे। तो आपतित विकिरण की ऊर्जा इज इक्वल टू आपतित विकिरण की ऊर्जा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन निष्कासन ऊर्जा, जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निष्कासन करने में खर्च हुई थी, वो इलेक्ट्रॉन निष्कासन ऊर्जा प्लस विवर्तित एक्सरे ऊर्जा, प्लस विवर्तित एक्सरे ऊर्जा, विवर्तित एक्सरे ऊर्जा, विवर्तित एक्सरे ऊर्जा। अब आपतित विकिरण की ऊर्जा को E से डिनोट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निष्कासन की ऊर्जा को E से और विवर्तित एक्सरे ऊर्जा को ED से डिनोट कर दिया। तो क्या आया? E इज इक्वल टू EE प्लस ED, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E नोट प्लस E डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आवृत्ति के रूप में न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट प्लस न्यू डैश, और तरंग दैर्ध्य के रूप में 1 अपॉन लैम्डा नोट प्लस 1 अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, अब जहां न्यू नोड और लैम्डा नोड क्या है, न्यू नोड और लैम्डा नोड क्या है, तो इलेक्ट्रॉन निष्कासन की आवृत्ति है न्यू नोड और लैम्डा नोड है इलेक्ट्रॉन निष्कासन की तरंग दैर्ध्य। फिर न्यू डैश और लैम्डा डैश क्या है, तो विवर्तित एक्सरे विकिरण की आवृत्ति है न्यू डैश और लैम्डा डैश है विवर्तित एक्सरे विकिरण की तरंग दैर्ध्य। और न्यू और लैम्डा क्या है, तो आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू है और आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। ठीक है, ये हो गया। अब विवर्तन कोण थीटा जो था, विवर्तन कोण थीटा जो था, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके, विवर्तन कोण थीटा था ना, जिस कोण से विकिरण विवर्तित हुई थी, तो थीटा विवर्तन कोण थीटा के संदर्भ में विवर्तन कोण, एक मिनट, विवर्तन कोण थीटा के संदर्भ में कॉम्पटन विस्थापन निम्न प्रकार दिया जाता है। कॉम्पटन विस्थापन निम्न प्रकार दिया जाता है, निम्न प्रकार दिया जाता है। ठीक है, विवर्तन कोण थीटा के संदर्भ में कॉम्पटन विस्थापन निम्न प्रकार दिया जाता है। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन mc साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, ये है डेल्टा लैम्डा। अब अपन के पास आता है डेल्टा लैम्डा बराबर h अपॉन एम सी और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू है वो कहां से आई, ये जो वैल्यू है वो कहां से आई?
जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको तो आ ही रहा होगा कि ये वैल्यू कहां से आई। तो एक सूत्र है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये सूत्र है एक। अब यहाँ पे थीटा का मान आधा कर दिया, थीटा बाय 2, तो कॉस थीटा का मान भी आधा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 थीटा था तो इसका मान आधा हो गया, कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर लिया अपन ने, स्क्वायर ले लिया। दोनों तरफ अपन ने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। दोनों तरफ अपन ने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, स्क्वायर लेने से इसका अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लेने से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। अब 2 का इधर पक्षांतरण कर लिया तो क्या आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही मान जो है वो अपन ने यहां रखा है, ये 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका मान आया 1 माइनस कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? ओके, तो ये मान जो है इसकी जगह के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का मान अपन ने 1 माइनस कॉस थीटा रख दिया। ठीक है, अब थीटा का मान चेंज करके अपन कॉम्पटन विस्थापन को निकाल सकते हैं। थीटा का मान अलग अलग रख के हम कॉम्पटन विस्थापन को निकाल सकते हैं। जैसे थीटा अपन ने रख दिया 0 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। cos 0 का मान होता है 1। तो इस समीकरण में मान रख देते हैं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, 1 माइनस 1। cos थीटा का मान क्या आया 1, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा क्या आया 0। cos थीटा का मान 0 रखने पर डेल्टा लैम्डा क्या आता है 0। ठीक है, फिर अब थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया, तो cos थीटा का मान कितना आया, cos थीटा का मान आया 0, cos थीटा का मान आया 0, तो मान रख दिया सूत्र में, तो 1 माइनस cos थीटा है, cos थीटा का मान 0, तो 1 माइनस 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 का से गुणा कर दिया तो क्या आया h अपॉन mc आया। तो डेल्टा लैम्डा बराबर क्या हुआ h अपॉन mc, h अपॉन mc। ठीक है, नेक्स्ट थीटा का मान रखते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री रखते हैं। ठीक है, और cos थीटा बराबर, तो क्या होगा cos थीटा बराबर -1 होता है, cos 180 का मान क्या होता है -1। ठीक है, तो मान रख दिया 1 ब्रैकेट में -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो गया 2। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो ये क्या आया डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन mc, 2h अपॉन mc। जब अपन ने थीटा का मान कितना 90 डिग्री रखा था, जब अपन ने थीटा का मान 90 डिग्री रखा था तो क्या आया था डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc था, जिसका क्या मान था 2.42 पिकोमीटर, 2.42 पिकोमीटर। और जब थीटा का मान 180 डिग्री रखा तो डेल्टा लैम्डा इसका जस्ट डबल है,
डेल्टा लैम्डा क्या है, इसका जस्ट डबल है, डबल है डेल्टा, जस्ट इसका डबल है, तो ये भी मान डबल ही होगा, तो 4.84 पिकोमीटर। ठीक है, ये हो गया कॉम्पटन प्रभाव। अब कॉम्पटन प्रभाव के निष्कर्ष क्या क्या है, कॉम्पटन प्रभाव के निष्कर्ष क्या है? कॉम्पटन प्रभाव के निष्कर्ष, कॉम्पटन प्रभाव के निष्कर्ष क्या क्या है? तो कॉम्पटन प्रभाव के निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष ये है कि, पहला निष्कर्ष ये है कि आपतित विकिरण जो है, आपतित विकिरण जो धातु की सतह पर आपतित हुई थी, वो कणीय प्रकृति युक्त होने के कारण है, कणीय प्रकृति युक्त, वॉइस नहीं आ रही है मेरी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? अगर आ रही है तो हाथ खड़ा कर दे। आ रही है? ठीक है, मतलब कमेंट आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो पूछ लिया। ठीक है, आवाज आ रही है? ओके। तो कॉम्पटन प्रभाव के निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष ये है कि जो विकिरण आपतित हो रही थी धातु की सतह पर, वो कणीय प्रकृति युक्त होने के कारण ही, वो कणीय प्रकृति युक्त होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसका निष्कासन कर सकती है। क्या है? आपतित विकिरण, आपतित विकिरण कणीय प्रकृति, आपतित विकिरण कणीय प्रकृति युक्त होने के कारण ही, आपतित विकिरण कणीय प्रकृति युक्त होने के कारण ही, होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन से टकराकर, इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसका निष्कासन कर सकती है, उसका निष्कासन, उसका निष्कासन कर सकती है। ठीक है, अतः इससे स्पष्ट है कि कॉम्पटन प्रभाव जो है वो विकिरण या कण की कणीय, विकिरण की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। अतः कॉम्पटन प्रभाव विकिरण की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। सबसे पहले कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन प्रभाव अपन ने स्टार्ट करने से पहले, जब स्टार्ट किया था तो क्या क्या कहा था उसने कि यह प्रभाव फोटोन की या विकिरण की कणीय प्रकृति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो पहला पॉइंट सिद्ध हो गया कि विकिरण की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। ठीक है, कर सकती है। अतः स्पष्ट है कि यह विकिरण की कणीय प्रकृति की, कणीय प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या करता है। दूसरा था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की भी स्पष्ट व्याख्या करता है। तो इसका दूसरा निष्कर्ष क्या है? इसका दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष ये है कि कॉम्पटन प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की, कॉम्पटन प्रभाव में निष्कासित
कॉम्पटन प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और दिशा, स्थिति और संवेग निश्चित नहीं होते हैं। अतः किसी निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है दूसरा इसका निष्कर्ष कि कॉम्पटन प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की दिशा व संवेग निश्चित नहीं होते हैं। अतः किसी निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को यथार्थ रूप से ज्ञात कर पाना असंभव है। अतः हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी यही कहता है कि परमाणु में किसी निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को यथार्थ रूप से ज्ञात कर पाना असंभव है। अतः कॉम्पटन प्रभाव क्या करता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करता है। अतः कॉम्पटन प्रभाव क्या था, कॉम्पटन प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की दिशा और संवेग निश्चित नहीं होते हैं। दिशा और संवेग निश्चित नहीं होते हैं। अतः किसी निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को ज्ञात नहीं किया जा सकता, है। अतः कॉम्पटन प्रभाव हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये हो गया कॉम्पटन प्रभाव अपने कंप्लीट हो गया कॉम्पटन प्रभाव। फिर नेक्स्ट आता है डी ब्रोगली अवधारणा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डी ब्रोगली अवधारणा या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। डी ब्रोगली अवधारणा या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। डी ब्रोगली अवधारणा या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। डी ब्रोगली अवधारणा, ठीक है। क्या है डी ब्रोगली अवधारणा? तो क्या है डी ब्रोगली अवधारणा? तो सबसे पहले आइंस्टीन द्वारा प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया गया। आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश या फोटोन में कणीय और तरंग दोनों ही प्रकृति के गुण पाए जाते हैं। कणीय और तरंग दोनों ही प्रकृति के गुण प्रकाश या फोटोन में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने कहा कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों में द्वैती प्रकृति पाई जाती है। फिर डी ब्रोगली ने कहा कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों में
द्वितीय प्रकृति पाई जाती है। फिर डी ब्रोगली द्वारा क्या किया गया? फिर डी ब्रोगली द्वारा छोटे या सूक्ष्म कणों, डी ब्रोगली द्वारा सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु या अणु, डी ब्रोगली द्वारा सूक्ष्म कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु या अणु की दोहरी प्रकृति दर्शाने के लिए इनकी कणीय और तरंग प्रकृति के लिए दी गई ऊर्जा समीकरणों का उपयोग कर एक संयोजित सूत्र दिया गया, एक संयोजित समीकरण दी गई, जिसे क्या कहते हैं? डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, क्या किया डी ब्रोगली ने? कि डी ब्रोगली द्वारा सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु या अणु की दोहरी प्रकृति दर्शाने के लिए इनकी कणीय और तरंग प्रकृति के लिए दी गई ऊर्जा समीकरणों का उपयोग कर एक संयोजित समीकरण दी गई, जिसे ही डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति कहा जाता है। इसके लिए डी ब्रोगली ने आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत और प्लांक विकिरण नियम का उपयोग किया। इसके लिए डी ब्रोगली ने क्या किया? आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत का उपयोग किया था। इसने आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत का उपयोग किया। और दूसरा प्लांक के विकिरण नियम का उपयोग किया। तो अब कणीय प्रकृति के लिए दी गई आइंस्टीन ऊर्जा में पहला पॉइंट है कि कणीय प्रकृति के लिए दी गई आइंस्टीन ऊर्जा या कणीय प्रकृति के लिए आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊर्जा। कणीय प्रकृति के लिए आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊर्जा, कणीय प्रकृति के लिए आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊर्जा। आइंस्टीन द्वारा दी गई ऊर्जा क्या है? आइंस्टीन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है? mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये है आइंस्टीन का आपेक्षिकता सिद्धांत। ब्रैकेट में लिख देते हैं, आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत। ये है आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत। दूसरा, तरंग प्रकृति के लिए, पहला तो कणीय प्रकृति के लिए आइंस्टीन द्वारा ऊर्जा दी गई, और तरंग प्रकृति के लिए प्लांक द्वारा दी गई ऊर्जा। तो प्लांक विकिरण नियम से अपन ने पढ़ रखा है, E बराबर क्या होता है?